हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं इसको। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है? ये ऐसा स्थल होता है या ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है और उनका सतत उपयोग के लिए बढ़ावा दिया जाता है। वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र में जो जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी विभिन्न प्रजातियां उस स्थल पर पाई जाती हैं और उनका जो है संरक्षण किया जाता है। तो वही हमारा हो जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र समझ में आ गया होगा कि ऐसा स्थल या तटीय क्षेत्र जो जैव विविधता के संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। और ये क्षेत्र जिस भी देश में आते हैं, जिस भी देश में स्थित होते हैं, उस देश का पूरा अधिकार होता है उस जैव मंडल क्षेत्र पर। वर्ष 1968 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1968 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा जैव मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप 1971 ईस्वी में, कब? 1971 ईस्वी में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB को बोलते हैं, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम किसके तहत शुरू किया गया था? यूनेस्को द्वारा जो जैवमंडल सम्मेलन आयोजित किया गया था उसी के परिणाम स्वरूप 1971 ईस्वी में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 1975 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, ये कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। किसके दौरान? MAB कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1975 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना की गई है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 1968 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया था। दो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं जो हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसकी संरचना हम देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसको पारंपरिक रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। पहला हमारा है केंद्रीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन। तो कोर जोन जो होता है वो सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होता है। मतलब इसमें जो पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इसलिए इसका संरक्षण भी सबसे ज़्यादा होता है। तो केंद्रीय क्षेत्र जो होता है सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें सरकारी कर्मचारी को छोड़कर सभी का प्रवेश जो है वर्जित है। मतलब केवल इसमें सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वही इस केंद्रीय क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है सभी लोग वर्जित हैं, कोई नहीं जा सकता उसके अलावा। इसमें स्थानिक और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं वनस्पतियों का आवास है। तो इस केंद्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीव जंतु और वनस्पतियों का आवास क्षेत्र पाया जाता है केंद्रीय क्षेत्र में। यहाँ पर शिक्षा और पारिस्थितिकी पर्यावरण पर शोध कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? शिक्षा एवं पारिस्थितिक पर्यावरण पर शोध कार्य भी किया जा सकता है केंद्रीय क्षेत्र में। तो ये 3 चीज़ है आपको
या हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं वनस्पतियों का आवास क्षेत्र है ये। इसमें शिक्षा और पारिस्थितिकी पर्यावरण पर शोध कार्य किया जा सकता है। और दूसरा हमारा क्षेत्र आता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का, वो है बफर क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? बफर क्षेत्र। यह क्षेत्र क्या होता है? केंद्रीय क्षेत्र के जो केंद्रीय क्षेत्र हमारा होता है उसके चारों ओर से घेरा होता है ये बफर क्षेत्र। किसके चारों ओर? केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर, तो वही होता है बफर क्षेत्र। इसका प्रयोग कुछ सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरणीय शिक्षा में इसका उपयोग करते हैं, मनोरंजन कृषि के लिए करते हैं इस क्षेत्र का उपयोग, मत्स्य पालन में करते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना है बफर क्षेत्र में क्या होता है। यहाँ पर जो है मानव की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर होती हैं, जैसे पर्यावरण शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, कृषि और मत्स्य पालन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखिए बफर क्षेत्र में क्या होता है। फिर लास्ट हमारा आता है क्षेत्र तीसरा, संक्रमण क्षेत्र। इसी को ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन जोन या संक्रमण जोन कहते हैं। इसमें क्या है? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का ये सबसे बाह्य है, सबसे बाहरी भाग होता है जो बफर क्षेत्र के चारों ओर से घेरा रहता है। तो ये क्या करता है? बफर क्षेत्र को चारों ओर से घेरे रहता है। और सबसे बाहर जोन, इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्यपूर्ण चलती है। तो इस जोन में क्या होता है? मनुष्य एक दूसरे के साथ सक्रिय सहभागिता करते हैं। मतलब इसमें हर कार्य होता है मनुष्य के द्वारा, चाहे वो विकासशील कार्य हो या इस जो हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उससे संबंधित कोई योजना हो, सब जो है बाह्य क्षेत्र में होता है, मतलब ट्रांजिशन जोन में होता है, क्योंकि यहाँ पर मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं इस जोन में। तो फिगर से आप देख सकते हैं कि ये हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके जो केंद्र का भाग है ये कोर क्षेत्र है। तो कोर क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सबसे अंदर का केंद्रीय क्षेत्र जो है वो कोर क्षेत्र बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये वाला लेयर जो है, ये वाला, ये हमारा बफर क्षेत्र, बफर जोन है। और ये वाला जो क्षेत्र ये ट्रांजिशन क्षेत्र है। तो इस तरह 3 भागों में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बांटा गया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, तो किसने शुरू किया था? मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को ने शुरू किया था। कब किया था? 1971 में। के अंतर्गत विश्व के 122 देशों के 686 विश्व के 122 देशों के 686 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा चुका है। तो यूनेस्को के किस कार्यक्रम के अंतर्गत? मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, मतलब MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, उसके अंतर्गत विश्व के 122 देशों के 686 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा चुका है, जिनमें से 11 जो हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वो भारत में स्थित है, जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के जो विश्व धरोहर सूची जो होता है जैवमंडल का, उसमें इसको स्थान दिया गया है। कितने? भारत के 11 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। जो संरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जैसे जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है या वन जीव अभयारण्य है, उनके चारों ओर कितने? 10 किलोमीटर तक, उसके चारों ओर 10 किलोमीटर तक अधिसूचित क्षेत्र जो होता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है? जो हमारे संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्क हुए या वन्यजीव अभयारण्य हुए,
तो उसके चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र होता है वही हमारा होता है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र होता है वो संरक्षित क्षेत्र के कितने किलोमीटर के दायरे में होता है। भारत में कुल कितने जैवमंडल हैं? भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ये 1986 ईस्वी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था नीलगिरी को 1986 ईस्वी में। किस राज्य में है ये? 3 राज्यों की सीमा पर है ये, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। दूसरा है हमारा नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी ये है उत्तराखंड में। ये 1988 ईस्वी में इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, नंदा देवी को 1988 ईस्वी में। अगला है नोकरेक, मेघालय। तो नोकरेक जैवमंडल आरक्षित कहाँ है? मेघालय में। इसको 1988 ईस्वी में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं, लिख कर आप नोट कर सकते हैं इसको। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। कब इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 1989 ईस्वी में। अगला है सुंदरवन। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इसको 1989 में भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। फिर हमारा है मानस। ये है असम में। मानस राष्ट्रीय पार्क भी है असम में। तो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। कब? 1989 ईस्वी में किया गया इसको भी। अगला है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको कब घोषित किया गया था? 1989 ईस्वी में। 1989 में। अगला है हमारा सिमलीपाल। तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये 1994 ईस्वी में इसको जैवमंडल आरक्षित घोषित किया गया था। अगला है डिब्रू सैखोवा। ये असम में है। कहाँ पर है? डिब्रू सैखोवा असम में। इसको 1997 ईस्वी में घोषित किया गया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है दिहांग और दिबांग। इसको ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। इसको 1999 ईस्वी में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला है पंचमढ़ी। ये मध्य प्रदेश में है। इसको 1999 ईस्वी में घोषित किया गया था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। ये सिक्किम में है। ये 2000 ईस्वी में इसको जैवमंडल आरक्षित घोषित किया गया था। अगला है अगस्त्य मलाई। ये तमिलनाडु और केरल के तट पर स्थित है अगस्त्य मलाई। ये 2001 ईस्वी में इसको जैवमंडल आरक्षित घोषित किया गया था। अचान कमार अमरकंटक। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये 2005 ईस्वी में इसे जैवमंडल आरक्षित घोषित किया गया था। ये सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पेन लेके इसको नोट कर सकते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो ये 2008 ईस्वी में इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था कच्छ के रण को 2008 ईस्वी में। कहाँ है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है कोल्ड डेजर्ट? हिमाचल प्रदेश में। ये 2009 ईस्वी में इसको जैवमंडल आरक्षित घोषित किया गया था। अगला है शेषाचलम पहाड़ी। क्या है? शेषाचलम पहाड़ी। ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसको 2010 ईस्वी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था शेषाचलम पहाड़ी को। अगला है पन्ना। पन्ना है हमारा मध्य प्रदेश में। इसको 2011 ईस्वी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।
अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यहाँ से पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है हमारा मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। अगर पूछ ले सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो वह है डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। कहाँ पर है? असम में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कि जो यूनेस्को की सूची में जो शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो क्या हैं? कितने हैं वो 11 हैं। तो उन 11 की सूची हम देख लेते हैं। इसको यूनेस्को ने शामिल किया है। इसी 18 में से 11 हैं। पहला हमारा है नीलगिरी। यह है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो नीलगिरी कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की सीमा पर है। इसको 2000 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था नीलगिरी को। फिर आता है मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु में है। इसको 2001 ईस्वी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। फिर आता है सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में है। ये 2001 ईस्वी में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। फिर आता है हमारा नंदा देवी। ये उत्तराखंड में है। इसको 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। फिर आता है नोकरेक। ये मेघालय। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। इसको 2009 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। फिर आता है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में है ये। इसको भी 2009 में शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। फिर आता है सिमलीपाल उड़ीसा में है। इसको भी 2009 में शामिल किया गया था। तो ये 2009 में इतने हैं, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। तो ये तीनों को 2009 में ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में। फिर आता है अमरकंटक, अचानकमार। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हैं। ये 2012 ईस्वी में शामिल किए गए थे यूनेस्को सूची में। फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है ग्रेट निकोबार। ये 2013 ईस्वी में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। फिर आता है अगस्त्य मलाई। ये तमिलनाडु में है। इसको 2016 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 2016 ईस्वी में। फिर आता है कंचनजंगा। ये सिक्किम में है कंचनजंगा। तो ये 2018 ईस्वी में शामिल किया गया था यूनेस्को सूची में है। तो सबसे लेटेस्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था वो कंचनजंगा है, सिक्किम में, 2018 ईस्वी में। सबसे लेटेस्ट, इसको याद रखिए। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।